हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटीक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल EMC IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पीछे की सभी वीडियो है केमिस्ट्री की वो देखी होगी। अभी तक अगर आपने देखा होगा तो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारी वीडियो बना दी है और सारी वीडियो अपलोड कर दी है। उनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना EMC IQ, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की सारी PDF मिल जाएगी। मतलब आपके 2 PDF डाली है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो आपको मिल जाएगी। तो आप वीडियोज़ देख लेना और PDF देख लेना, इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज अपन मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर एक टॉपिक आपके क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला था, और दूसरा टॉपिक आपके हैं वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड वाला यानी सहसंयोजी बंध। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अपन पहले बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो इसके अंदर आपके सबसे पहले एक टॉपिक दे रखा है VBT। इसके अंदर आपको मेन अपन को क्या पढ़ना है, VBT पढ़ना है। दूसरा अपन को ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन पढ़ना है। फिर इसके अंदर आपको VSPR थ्योरी, मतलब एक VSPR से पहले आपको संकरण पढ़ना है। संकरण से बाद में आपको VSPR थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद में आपको MOT पढ़ना है। ये मेन रूप से आपके टॉपिक है और एक अनुनाद वाला टॉपिक है, ये पढ़ना है। तो मतलब आपको एक तो VBT पढ़ना है, आपको अनुनाद पढ़ना है, आपको इसके अंदर अतिव्यापन पढ़ना है, आपको VSEPR थ्योरी पढ़नी है और आपको MOT पढ़नी है यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये पढ़नी है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर अपन VBT कम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन कुछ छोटी पहली बारीक बातें कर लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता है। अपन देखो इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर एक सबसे पहले एक शब्द आया बंध। बंध किसे कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बंध किसे कहते हैं? बंध की सिंपल सी परिभाषा ये है कि 2 परमाणु को बांधे रखने वाला आकर्षण बल, 2 परमाणुओं को आपस में बांधे रखने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? आपके बंध कहलाएगा। जैसे देखो हाइड्रोजन है H2 के अंदर देखो ये इस तरह से पाया जाता है H और H, इनके बीच में ये एकल बंध पाया जाता है। तो ये बंध क्या करता है? इन दोनों हाइड्रोजन परमाणु को क्या करके रखता है? बांधे रखता है। इसी को क्या बोला जाता है? बंध बोला जाता है। जैसे O2 की बात करते हैं तो O2 के अंदर क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड O पाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इनमें नाइट्रोजन के बीच में क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। जरूरी नहीं सेम परमाणु, दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे HCl के अंदर क्या होता है? HCl, इस तरह से होता है। तो बंध किसे कहते हैं? बंध उसे कहते हैं जो 2 परमाणु, जैसे एक परमाणु हाइड्रोजन दूसरा परमाणु क्लोरीन, उनको क्या करके रखता है? बांधे रखता है, उसे अपन बंध बोलते हैं। बंध के अंदर आपको पता है इसको अगर एक बॉन्ड, अगर एक ही लाइन ऐसे खींची हुई तो इसे एकल बंध बोलते हैं, अगर 2 लाइनें खींची हुई तो इसको द्विबंध बोलते हैं, और अगर 3 लाइनें खींची हुई है तो इसको त्रिबंध बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना बंध की बात। अब बात करते हैं बंध भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बंध भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो आपके पहला प्रकार होता है बंध के, वैसे 3 प्रकार होते हैं, आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध। तो अपन पहले बंध की बात करते हैं जिसका नाम है आपके आयनिक बंध। 3 तरह के बंध होते हैं ना, एक तो होता है आयनिक बंध, दूसरा आपके सहसंयोजी बंध जिसे आप कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो, और तीसरा आपके क्या होता है? उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध देखो ये क्या होते हैं। वैसे सब आपने पढ़ रखा ही है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार छोटा सा बता देता हूँ ताकि फिर अपन ये स्टार्ट कर सके सहसंयोजी बंध। तो आयनिक बंध क्या होता है? आयनिक बंध के अंदर आपको ध्यान रखना है कि परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जो भी आपके पास में परमाणु होंगे उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। कैसे? देखो जैसे आपके पास में एक सोडियम है, एक आपके पास में क्लोरीन है। आपको पता है सोडियम 11 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखते हो? 2 8 1, ये लिखते हो। क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? 2 8 और 7। ठीक है, अब देखो इस सोडियम के पास में ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इस क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना भाई। आपने अष्टक का नियम पढ़ा होगा। अष्टक का नियम क्या कहता है कि कोई भी आपके पास में गैस है वो क्या करना चाहती है? अपना अष्टक पूर्ण करना चाहती है, मतलब उसके बाद में कोष्म कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहती है। तो ये सोडियम है, इसके देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको किसी को दे दे तो इसके बाद में कोष्म 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं बचेंगे। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया तो बस इसके बाद में कोष्म 1 के 8 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा।
तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, और क्लोरीन चाहता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें ताकि इसके भी बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो होता क्या है कि सोडियम जो ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेता है, आपके क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। और फिर आपके पता है सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो Na+, क्लोरीन बना लेता है Na-, और ये फिर आगे क्या करते हैं, NaCl बना लेते हैं। तो इनके बीच में जो ये बंध पाया जाता है NaCl, ये कौन सा बंध है आपके पास में, आयनिक बंध। इनके और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपके MgCl2 है, AlCl3 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन सब के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, आपके आयनिक बंध पाए जाते हैं। आयनिक बंध के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इनके आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आयनिक बंध किन के बीच में बनता है, आयनिक बंध किन के बीच में बनता है। तो ध्यान रखना, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो धातु और अधातु के बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है। जैसे अभी अपन ने बात की सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। मतलब आपको सिंपल सा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आप लिखोगे आयनिक बंध। और अभी अपन बात की मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में भी आपके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, तो आयनिक बंध में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, मतलब एक जना इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा जना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब बात करते हैं अपन सहसंयोजी बंध की। तो सहसंयोजी बंध क्या होता है, आपके सहसंयोजी बंध के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी मतलब इसके अंदर क्या होता है, दो परमाणु होते हैं, दोनों के पास में एक मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो फिर दोनों क्या कहते हैं, दोनों कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी कैसे करते हैं, देखो मान लो आपके पास में एक, आपके पास में ये आपके जैसे फॉर एग्जांपल बोरोन है, क्या है, बोरोन है। ये सिंपल हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं अपने पास में, ये अपने पास में हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद में उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये जैसे एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, H2 लिखा ना, तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन कहता है कि मेरे बाथरूम कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन भी कहता है कि मेरे बाथरूम कोष में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने ये बनाया ये इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो अब होता है क्या है कि इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके बाथरूम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके बाथरूम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन होते होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हाइड्रोजन का, वो किसके समान हो जाएगा, हीलियम के समान हो जाएगा। और हीलियम क्या, अक्रिय गैस है, ध्यान रखना। मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या आदान प्रदान इसलिए करते हैं ताकि इनका अष्टक पूर्ण हो जाए। अष्टक पूर्ण होने का मतलब होता है कि अक्रिय गैस के जैसे विन्यास प्राप्त कर ले। अक्रिय गैसें कौन सी होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सभी अक्रिय गैसें होती है ना। अक्रिय गैसें क्या होती है, आपको पता है प्रकृति में स्थायी होती है, ये मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करती है। तो इसलिए ये भी क्या करती है कि अगर इनके जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कहता है कि भाई मेरे बाथरूम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो मैं हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लूँगा और फिर स्थायी हो जाऊँगा, किसी से रिएक्शन नहीं करूँगा। तो अब ये क्या करता है, ये कहता है कि मेरा ये इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास में दे दे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन खुद के पास में भी रहता है। तो होता क्या है, इस तरह से एक अपन लुईस संरचना बनाते हैं यूं वाली। अब यूं वाली का मतलब है कि जैसे ये हाइड्रोजन है, इसके पास में ये इलेक्ट्रॉन तो ही है, ये इलेक्ट्रॉन भी आ गया। इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके पास में खुद का इलेक्ट्रॉन तो ही है, इसका इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं O2 के अंदर कुछ इस तरह से बनता है, इनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड। अब जैसे ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, और इसी हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी कर लेते हैं। तो इनके बीच में फिर इस तरह से आपके एक लुईस संरचना बनती है, आपने अगर पढ़ रखा हो तो। इन और ये तो इलेक्ट्रॉन के बीच में पाए जाते हैं। मतलब ये इसलिए करते हैं कि इनके बाथरूम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो इस ऑक्सीजन के बाथरूम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसकी बात करते हैं, इसके बाद में भी पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। कहने का मतलब ये है कि ये जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको 4 इलेक्ट्रॉन, वो इस ऑक्सीजन के भी है, इस ऑक्सीजन के भी है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी। मतलब इसमें तो क्या, इस आयनिक में तो क्या हो रहा था कि इसने पूरा एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे दिया और दूसरे ने क्या किया, पूरा इलेक्ट्रॉन को ले लिया। इसमें यहाँ पर यूँ नहीं हो रहा कि किसी ने पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी ने पूरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। उनके इलेक्ट्रॉन खुद के पास में भी होते हैं और दूसरे के पास में भी होते हैं, मतलब दोनों के पास में वो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये सहसंयोजी बंध है। जैसे H2O2 जैसे HCl के अंदर भी बनता है,
HCl के अंदर भी आपके कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है, ध्यान रखना। HCl, HF इन सब के बीच में क्या है, सहसंयोजी बंध बनता है। फिर बात करते हैं अपन उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। इसके अंदर भी क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध के अंदर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। और उपसहसंयोजी बंध को तो आप आसानी से पहचान लेते हो, जिन बॉन्ड के बीच में से एरो का चिन्ह बनाते हैं, तीर का चिन्ह, उनको आप उपसहसंयोजी बंध बोलते हो। जैसे देखो एग्जांपल आपके पास में सबसे बेस्ट एग्जांपल पहला आप पढ़ते हो NH3, फिर आप इस तरह का एक निशान देखते हो और BF3 बना रहता है, इस तरह का है ना। देखो कैसे, ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और फिर इसके पास में बचते 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन के अंदर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब देखो अपन बात करते हैं अस्टेक का नियम, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे या नहीं हो रहे। इस नाइट्रोजन की बात करें अपन तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी नाइट्रोजन का ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां, आठवां इलेक्ट्रॉन। मतलब नाइट्रोजन के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसका स्टेक तो आपके क्या है, पूरा है। बोरोन की बात करते हैं, बोरोन के अंदर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बोरोन चाहता है कि कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये नाइट्रोजन कहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नाइट्रोजन कुछ इस तरह से दे देता है। मतलब होता है क्या कि ये नाइट्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पूरे बोरोन को नहीं देता है। अगर बाई चांस मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इस बोरोन को दे देता है, तो फिर इसके मतलब इसका स्टेक मतलब अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको इस तरह के एरो बनाकर बता दिया जाता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के पास में भी है और इस बोरोन के पास में भी है ना। ये वाला सीन है। तो अब यहाँ पर क्या, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वो इस नाइट्रोजन के पास में भी है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के पास में भी है। तो बोरोन की संयोजकता गिनो, 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और आगे 7 और 8। तो बोरोन के स्टेक भी पूरा हो रहा है। तो मोटा मोटा आपको बॉन्ड में क्या समझना है, आयनिक बॉन्ड तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। सहसंयोजी बंध के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, एक मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का साझेदारी होगी, है ना। और उपसहसंयोजी बंध के अंदर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो होती है, लेकिन इसके अंदर क्या जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वो एक ही परमाणु के द्वारा किया जाता है। एक ही परमाणु क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये आपको एक बार बंध के बारे में ध्यान रखना है ना। और ध्यान रखना इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये तो आपको समझाने के हिसाब से बताया है। अब अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है VBT। और VBT से मानकर चलो आपके सवाल आएगा ही आएगा। VBT इंग्लिश में वो बोलते हैं इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। देखो होता है क्या है, पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। VBT किसने दिया, क्या रखना, VBT दिया था 1-2 वैज्ञानिक था आपके पास में। एक वैज्ञानिक था हिटलर और एक था आपके पास में लंदन। ये आपके पास में 2 वैज्ञानिक थे, हिटलर तथा लंदन, जिन्होंने क्या किया था, VBT सिद्धांत दिया था। लेकिन इन्होंने कुछ जो सिद्धांत दिया उसमें कुछ कमियां थी, तो इसमें संशोधन कर पूर्ण सिद्धांत को दिया था। इसमें संशोधन किया, और संशोधन किसने किया, पोलिग तथा स्लेटर, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसमें संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद में VBT को दिया, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी आप जानकारी ध्यान रख लेना। दिया किसने था, सबसे पहले हिटलर तथा लंदन ने दिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किसने किया, पोलिग तथा स्लेटर ने। फिर इनको पोलिग तथा स्लेटर को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अपन बात करते देखो VBT कहते किसे हैं। अच्छा, आपने VBT पढ़ तो रखा होगा, आपने 11वीं क्लास के अंदर जब संकरण वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आपने VBT पढ़ा था। तो देखो VBT होता है क्या, VBT बताता है, VBT और आगे एक और आप पढ़ोगे MOT, वो दोनों बताता है कि किसी भी 2 परमाणु, किन्हीं भी 2 परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है।
वीबीटी क्या बताता है? वीबीटी बताता है कि दो परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। अब देखो वीबीटी कैसे बताता है सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। तो वीबीटी कहता है कि जो भी दो परमाणु हैं उनके पास में सबसे पहले तो एक मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों के पास में क्या होनी चाहिए? एक मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और एक मित है उसका मतलब वो जो कक्षक है वो कौन सा कक्षक है? अर्धपूरित कक्षक है। मतलब मैं अगर ऐसा बोलूँ एक मित इलेक्ट्रॉन या मैं बोलूँ अर्धपूरित कक्षक, तो दोनों एक ही बात है ना। मतलब अर्धपूरित कक्षक उसकी का मतलब तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक में तो इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर कोई परमाणु है, दो परमाणु है, उनके पास में क्या होनी चाहिए? एक में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वो एक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अतिव्यापन कर दोनों एक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन कर बंध का निर्माण करते हैं। कौन से बंध का निर्माण करते हैं? सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। ये वीबीटी कहता है। तो वीबीटी का सिंपल से मतलब अगर आपसे पूछे वीबीटी क्या बताती है, तो आप बोलना वीबीटी बताती है कि किन्हीं भी दो परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। किन्हीं भी दो परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है उसके बारे में बताती है वीबीटी। और आगे चलकर अपन पढ़ेंगे एमओटी। एमओटी भी यही बताती है कि दो परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो वीबीटी के लिए कुछ मतलब शर्तें हैं या कुछ अभिग्रहित है वो ध्यान रखना है ना। क्या क्या शर्तें हैं वीबीटी के लिए? तो पहली शर्त है वीबीटी की, पहली वीबीटी की शर्त है कि दोनों परमाणु मतलब जो दोनों परमाणु उनके पास में क्या होनी चाहिए? एक मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी इनके नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो पहली शर्त है कि दोनों परमाणु के पास एक मित इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। ई माइनस लिखता हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है ना। दोनों परमाणु के पास में एक मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो कहता है कि एक मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि एक मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अतिव्यापन के द्वारा बंध का निर्माण करते हैं। ये एक मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, अच्छा सहसंयोजी बंध बनाते अतिव्यापन कहते हैं। अतिव्यापन होता है कि जैसे ये जैसे मान लो कोई या एक परमाणु यहाँ पर है, एक परमाणु यहाँ पर है, इनके पास में जो ये एक मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक दूसरे के पास में आते हैं, या इनके जो कक्षक है एक मित इलेक्ट्रॉन का कक्षक है वो ऐसे पास में आते रहते हैं और एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। यूँ पास में आ रहे और एक दूसरे के अंदर क्या हो जाता है? मिक्स हो जाते हैं, जिसे अपन ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग और अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग और रेजोनेंस एक वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मित इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना चाहिए? अतिव्यापन के द्वारा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अच्छा, इसकी कंडीशन है कि जो दोनों एक मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए? विपरीत चक्रण के होने चाहिए। ए युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? ए युग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। एक मित इलेक्ट्रॉन कौन सा होनी चाहिए? विपरीत चक्रण को होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक परमाणु हाइड्रोजन, ये एक परमाणु इस हाइड्रोजन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से है, तो इनके बीच में बंध नहीं बनेगा। मतलब ये दोनों क्या इलेक्ट्रॉन एक दिशा में जैसे अगर आपने क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो मैंने आपको चक्रण क्वांटम संख्या बताई थी, मैंने बताया था कि ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में। इसका मतलब है कि ये दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसको अगर एक ऐसा तो इसको अपन क्लॉकवाइज, ऐसा तो अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज है या दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो बंध का निर्माण नहीं होगा। बंध का निर्माण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन के होंगे विपरीत चक्रण के होंगे। विपरीत चक्रण के होंगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से होना चाहिए, तभी जाकर आपके क्या होगा? सहसंयोजी बंध बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके कि एक मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होने चाहिए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरे परमाणु का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना है कि एक मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण को होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अतिव्यापन जितना ज़्यादा प्रबल होगा ना, जैसे इन कक्षकों के बीच में अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्रबल बंध बनेगा। तो अतिव्यापन ज़्यादा, मैं ज़्यादा को इस तरह से बता रहा हूँ, तो बंध क्या बनेगा? आपके स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपको इनको ऐसे समझने मतलब आप केवल समझो, नोट्स आपको मिल जाएगा ना। अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा बंध क्या होगा? उतने स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतने ज़्यादा प्रबल रहेगा। स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है? वीबीटी की 4
आपकी शर्तें वो ध्यान रखनी। सबसे पहले तो क्या शर्त है कि जो परमाणु उनके पास में क्या होनी चाहिए, एक मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक मित इलेक्ट्रॉन का मतलब उनके पास में क्या होंगे, अर्धपूरित कक्षक होने चाहिए। अर्धपूरित कक्षक किसके द्वारा बंध बनाते हैं, अतिव्यापन कर कर आपके क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और एक मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होने चाहिए, मतलब जैसे दो परमाणु होंगे, दोनों परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो विपरीत चक्रण के होने चाहिए। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और चौथा आपको ध्यान रखना है कि अतिव्यापन, अगर अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा बंध भी क्या बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। यह कौन कहता है, वीबीटी कहता है। अब देखो वीबीटी के द्वारा आपके क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन निर्माण को बताओ, हाइड्रोजन निर्माण की विरेचन की विधि बताओ, है ना। तो अब वो करते हैं, है ना। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे वीबीटी पूछे, वीबीटी क्या होती है, तो सिंपल बताता हूँ ना। वीबीटी बताती है कि दो परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, दो परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, उसके बारे में कौन बताता है, वीबीटी बताता है। अब अपन वीबीटी से क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन का निर्माण, हाइड्रोजन का विरेचन किसके द्वारा, वीबीटी के द्वारा। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये अणु है H2 अणु, तो इसके अंदर ये H2 है, इसका एक परमाणु है HA और इसका एक परमाणु है HB, ठीक है। एक परमाणु H है, एक परमाणु HB है। अब देखो ये आपके पास में HA को मैं बना रहा हूँ, ये तो आपके HA का नाभिक है भाई, नाभिक बीच में होता है, धनावेश होता है, और ये आपके पास में उसकी पहली कक्षा है। फिर इसके बाद में ये HB है, ये उसका नाभिक और ये दूसरी कक्षा है। अब क्या होता है, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है। अब ये नाभिक क्या होता है, इनके बीच में अतिव्यापन होता है, ये नाभिक इधर, ये नाभिक इधर, एक दूसरे की ओर यूं गति करते हैं। तो गति करते तो क्या होता है, देखो ये तो इनके नाभिक है और ये एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, मिक्स हो गए। जैसे दूर दूर थे, पास पास में एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, मिक्स हो गए। ये जो मिक्सिंग होती है ना, इसी को अपन बोलते हैं अतिव्यापन। क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। इंग्लिश में इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये HA का परमाणु है, ये HB का परमाणु है, और ओवरलैपिंग होकर ये कुछ इस तरह से बन जाते हैं भाई। यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, मिक्स हो गए, और मिक्स होने के बाद में कुछ इस तरह से बन जाते हैं। ये आपके HA हैं और ये आपके पास में HB है, और इनके बीच में जो ये इस तरह से जो बंध बनता है, इनके बीच में ये बंध बनता है आपके सिग्मा बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध। कुल मिला इस तरह से बनता है, HA और ये HB। ये कौन सा बंध बनता है इनके बीच में, ये जो बना ये डॉट डॉट दर्शा के, ये क्या है, सिग्मा बंध है। तो हाइड्रोजन परमाणु के बीच में कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है, ध्यान रखना, सिग्मा बंध। तो देखो क्या हुआ, H2 अणु था, उसका एक परमाणु H है, दूसरा परमाणु HB, ये H है, ये HB, दोनों के परमाणु एक दूसरे के संपर्क में, क्योंकि इसके पास में भी एक मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी एक मित इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है H2 क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु को उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है, मतलब इसके पास में एक मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में, इसके पास में। तो ये क्या आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं और एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ये जो मिक्सिंग होती है, ये वाली मिक्सिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, अतिव्यापन बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। और इसी ओवरलैपिंग से क्या बनता है, और जब ओवरलैपिंग होगी तो भी इनके बीच में क्या बनेगा, बंध बनेगा, और इनके बीच में ओवरलैपिंग से कौन सा बंध बना, सिग्मा बंध बना, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें और समझने वाली हैं। ये आ गया आपको समझ में कि इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है और बंध बनता है। अब देखो H2 अणु है, जिसका एक परमाणु HA है और HB है। HA ये कोई परमाणु है, परमाणु तो आपको पता है परमाणु के अंदर क्या होंगे, परमाणु के अंदर नाभिक होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो इसका जो नाभिक है, HA का नाभिक है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ Na, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है HA परमाणु का, उसका नाम है E है। और लिख देता हूँ ये H2 तो क्या है, अणु है, और HA ये भी परमाणु है और ये भी परमाणु है। पर यह बताने की जरूरत नहीं है कि परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे तब जाकर आपके यहाँ बनेगा अणु बनेगा ना। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन, अब देखो नाभिक, इसके HA के नाभिक को क्या बोला, Na, और इसके इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, E है। इसी प्रकार इसके नाभिक को बोलेंगे Nb और इसके इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अपन Eb। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि परमाणु मतलब क्या होता है कि जो समान समान आवेश होता है उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, और जो विपरीत आवेश होता है उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। आपको पता है अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और अगर दोनों माइनस है और दोनों प्लस है तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये बात आपको पता होगा ना। अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण,
और दोनों माइनस दोनों प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये बात है ना। अब देखो आपको पता है नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज होता है, रदरफोर्ड ने बताया था नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखो आप बताओ कि यहाँ पर आकर्षण किस किस के बीच में होगा। ये आपके अगर आपको ये चार्ज दे दे और मैं पूछूं कि आकर्षण किस किस के बीच में होगा, तो आप बताओ आकर्षण किस किस के बीच में हो रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे कि आपको ये पता है कि आकर्षण किसके बीच में होगा, प्लस और माइनस के बीच में होगा। तो प्लस और माइनस देख लो, वहाँ पर आकर्षण होगा। जैसे ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। तो पहला आकर्षण हो रहा है Na व Ea के बीच में, ठीक है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। और आकर्षण कहाँ पर हो रहा है, आप कहोगे कि Nb और Eb, क्योंकि ये प्लस ये माइनस इसके बीच में आकर्षण होगा। सही बात है, Nb व Ea इनके बीच में आकर्षण होगा। और बताओ आकर्षण कहाँ पर होगा, और बताओ आकर्षण। अब देखो इनके बीच में भी तो आकर्षण हो सकता है, इनके और इनके बीच में आकर्षण कैसे, देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आकर्षण होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे कि एक परमाणु के नाभिक और दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो तीसरा आकर्षण कहाँ पर हो रहा है, Na व Eb के बीच में आकर्षण हो रहा है। और एक और आकर्षण हो रहा है, ये आकर्षण Nb व Ea के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। भाई आकर्षण का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कि जो विपरीत चार्ज होंगे प्लस और माइनस उनके बीच में आकर्षण होगा यानी अट्रैक्शन होगा, और जो समान चार्ज है उन पर क्या होगा, रिपल्सन होगा यानी प्रतिकर्षण होगा। तो नाभिक आपको पता है नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हो जाएगा, चार जगह आकर्षण हो रहा है, इन दोनों के बीच में आकर्षण, इन दोनों के बीच में आकर्षण, फिर इनके बीच में आकर्षण और इनके बीच में आकर्षण। अच्छा यहाँ पर फिर प्रतिकर्षण हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी बताओ। तो आप देखोगे कि तो यहाँ पर प्रतिकर्षण भी हो रहा है। प्रतिकर्षण किस किस में होगा, माइनस माइनस और प्लस प्लस में। तो बताओ इसमें प्लस प्लस कौन से, माइनस माइनस कौन से। तो दोनों के नाभिक, इसका नाभिक भी प्लस इसका नाभिक भी प्लस है, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण पहला तो हो रहा है दोनों के नाभिकों के बीच में, Na व Nb के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है। तो Ea व Eb के बीच में आपके क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो ये आपके आकर्षण और प्रतिकर्षण हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपन मतलब हाइड्रोजन अणु के बीच में हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है, ओवरलैपिंग होती है, और उनके अंदर भी किन किन के बीच में आकर्षण, किन किन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपकी वीबीटी थी, वीबीटी के अपने शर्तें पढ़ ली, हाइड्रोजन निर्माण पढ़ लिया। अब वीबीटी से अपन पढ़ते हैं वीबीटी के बाद में और इसकी पढ़ते कमियां, कि वीबीटी की कमियां क्या है। अपने क्या है वीबीटी की कमियां, ये इंपॉर्टेंट है ना, वीबीटी की कमियां ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा वीबीटी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। अपन किसी एक को नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा इंपॉर्टेंट है वीबीटी। तो देखो वीबीटी की अगर सबसे पहली कमी की बात करते हैं, सबसे पहली कमी की बात वीबीटी की, तो अब बात करते हैं कि देखो वीबीटी ने ये तो बता दिया कि देखो H2 अणु बन सकता है, O2 बन सकता है, N2 बन सकता है ना, ये तो बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाई कि अगर इनके ऊपर आयन आ जाए तो कैसे बनेंगे। जैसे अगर H2 प्लस आ जाए या O2 प्लस आ जाए या O2 माइनस आ जाए, तो ये वीबीटी नहीं बता सकता है कि इनका निर्माण कैसे होगा। वीबीटी क्या करता है, H2 कैसे बनेगा बता देगा, O2 N2 इनके बीच में बंद कैसे बन रहा है उनके बारे में आराम से बता देगा। लेकिन अगर इनके ऊपर आयन आ गया, मतलब आयन का मतलब हो गया इनके ऊपर चार्ज आ गया, जैसे H2 प्लस O2 माइनस, इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फिर ये नहीं बता इनका निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में वीबीटी नहीं बता पाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई बहुपरमाणुक आयन आ गया, ये क्या है बहुपरमाणुक आयन है, बहुपरमाणुक आयन आ गए, तो फिर ये वीबीटी इनके निर्माण के बारे में नहीं बता पाता है। पहली कमी तो ये थी कि ये बहुपरमाणुक आयनों के निर्माण के बारे में नहीं बता पाता है। दूसरी और जो सबसे मेन कमी, मतलब वीबीटी के अंदर सबसे मेन कमी यही है कि देखो एक चीज़ होती है, अगर आपने पढ़ा होगा, अब क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में अगर बन गए उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान रखना वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। अगर उनके मतलब जो परमाणु हैं उनके बीच में युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। और अगर उनके बीच में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे, अनुचुंबकीय।
देखो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय क्या होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय वो होते हैं जिनको आप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं आएगी उनको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अनुचुंबकीय वो होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा व्यवहार दर्शाएंगे, अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएंगे। तो देखो H2 O2 N2 ये जितने भी है VBT कहता है कि ये सभी क्या है, अनुचुंबकीय, सॉरी ये सभी क्या प्रतिचुंबकीय हैं, ये सभी क्या है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इनके पास में जो एकमित इलेक्ट्रॉन था उनसे उन्होंने क्या बनाया, बंध बना लिया। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन जैसे इसके पास में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने बंध बना लिया। तो अब देखो दोनों के पास में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। तो इसने ये कहा कि जैसे ये सभी क्या है, प्रतिचुंबकीय है। लेकिन आगे चलकर जो खोज हुई ना, जैसे ऑक्सीजन में कैसे बंध बनता है, यूँ बंध बनता है। तो VBT तो कहता है कि देखो कि इसके पास में भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सॉरी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास में भी क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बंध बना लिया तो युग्म बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बंध बना लिया तो इन्होंने भी क्या कर लिया, बंध बना लिया। तो इनके पास में भी कौन से इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब O2 क्या है, O2 आपके क्या है, प्रतिचुंबकीय है। ये किसने कहा, VBT ने कहा। लेकिन आगे चलकर जब MOT आगे थ्योरी आई तो पता चला कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या है, ऑक्सीजन आपके प्रतिचुंबकीय न होकर क्या है, अनुचुंबकीय है। तो केवल ये एक ही डिफरेंस है किस में, MOT और VBT के अंदर। MOT तो कहती है कि जो O2 है वो क्या है, अनुचुंबकीय है, जबकि VBT कहती है कि ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। तो इसकी दूसरी कमी क्या है, दूसरी कमी ये है कि ये O2 की अनुचुंबकीय प्रकृति के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है। तीसरा, ये मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अनुचुंबकीय होता है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। तीसरा होता है कि देखो ये बताता है कि आप देखो कि कोई एक स्ट्रक्चर होती है तो कई बार होता है कि किसी भी एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसके सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसकी क्या बनाई जाती है, अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है। तो VBT उन अनुनादी संरचना की व्याख्या नहीं कर सका, मतलब कहने का मतलब है कि ये अनुनाद की व्याख्या नहीं कर सका। अनुनाद क्या होता है अपन अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। अनुनाद की व्याख्या ये नहीं कर सका, ये ध्यान रखना है ना, अनुनाद की व्याख्या नहीं कर सका। चौथा होता है कि ये अपन ये नहीं बता पाया है कि जितने भी शेष संयोजक यौगिक है या कंपाउंड है उनमें क्या पाया जाता है, आयनिक गुण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जितने भी शेष संयोजक यौगिक हैं या अणु हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। कौन से लक्षण पाए जाते हैं, आयनिक लक्षण। और जितने भी आयनिक यौगिक हैं, जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनमें शेष संयोजक लक्षण पाए जाते हैं। और जितने भी शेष संयोजक यौगिक उनमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आपको कोई कंपाउंड दे दे, जैसे मैं आपको कंपाउंड दे दूँ BeCl2, कौन सा, BeCl2, ये अभी की अगर आप बात करोगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनती है BeCl2 की। ये Be, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन, ये इस तरह से बंध बनाते हैं, ये इसका एक और इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन, और ये बंध बनाते हैं, मतलब इस तरह से इसकी संरचना बनती है बेरियम क्लोराइड की। तो ये क्या है, अभी इसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो ये क्या है, शेष संयोजक यौगिक है। लेकिन ये पूरा शेष संयोजक यौगिक नहीं, इसके अंदर आयनिक लक्षण भी पाए जाते हैं, है ना। तो इसकी व्याख्या भी ये VBT नहीं कर पाएगी, इसके अंदर आयनिक लक्षण कैसे पाया जाता है। फिर आगे चलकर अपन फजांस रूल वो भी पढ़ते हैं, तो इसी के कारण पढ़ते हैं कि क्योंकि ये क्या नहीं कर पाया, पूरी व्याख्या नहीं कर पाए कि शेष संयोजक यौगिक में आयनिक और आयनिक में शेष संयोजक लक्षण पाए जाते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सके। तो ये 4 कमियां हैं जो आपको VBT के अंदर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। देखो मैं पहले वापस बताते हूँ। पहली कमी है कि ये तो आराम से बता देता है कि H2O2 या N2 अणु का निर्माण कैसे होता है, लेकिन अगर उनके ऊपर चार्ज आ गया, जैसे H2+ O2+ O- चार्ज आ गया, तो उनके निर्माण को ये नहीं बता सका। दूसरा होता है कि ये VBT नहीं बता पाया कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। VBT तो कहता है कि ऑक्सीजन क्या है, प्रतिचुंबकीय है, लेकिन ऑक्सीजन वास्तव में क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, जो अपन MOT के अंदर देखेंगे। फिर ये क्या करता है कि अनुनाद की व्याख्या नहीं कर सका। रेजोनेंस होता है ना, मतलब कि एक यौगिक होता है, उसकी कई सारी संरचनाएं बनाई जाती है, जिसको अनुनादी संरचनाएं बनती है, तो उन अनुनादी संरचनाओं की भी VBT व्याख्या नहीं कर पाया। और ये एक और पॉइंट है कि जो शेष संयोजक यौगिक होते हैं उनमें आयनिक और आयनिक के अंदर शेष संयोजक लक्षण पाए जाते हैं, उनकी व्याख्या भी ये VBT नहीं कर पाया। व्याख्या मतलब ये नहीं बता पाया कि जो शेष संयोजक यौगिक है उसमें आयनिक यौगिक का लक्षण कितना, आयनिक प्रतिशत करना, उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कमियां हैं, इन कमियों को आपको ध्यान में रखना है।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता देना कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, वापस वीडियो बना देंगे या आपको कमेंट के माध्यम से ही जवाब दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।